इस मॉडल पेपर को यूपी बोर्ड ने अपनी साइट पे रखा है। ये जो मॉडल पेपर है, इसी मॉडल पेपर के अनुसार आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर बन के आएगा। और आप अगर इस मॉडल पेपर को ध्यान से देखेंगे तो इसी तरह के एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ध्यान से देखिए। अब हमारे पास देखो, सबसे पहले ऊपर आपको दिख रहा होगा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। ये यूपी बोर्ड की साइट में था, कक्षा 10 गणित। अब आप देखिए समय क्या दिया है, 3 घंटे 15 मिनट। आपको 3 घंटे 15 मिनट में सारे क्वेश्चन को हल करना होगा। फिर उसमें ये निर्देश में दिया है कि प्रारंभ 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। बिल्कुल आप पढ़ लीजिए 15 मिनट। फिर जितने भी फिर निर्देश में आगे सामान्य निर्देश में दिया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी आपको सभी प्रश्न करने हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, दोनों खंडों को आपको करना है। खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, जिनके उत्तर OMR शीट पर आपको देने होंगे। आपको OMR शीट मिलेगी, उसमें आपको गोला करना होगा। फिर OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। कहने का मतलब, ना तो आपको आपकी कटिंग चलेगी और ना ही आप इरेजर यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, जिनको आपको लगा के दिखाना होगा। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं, मतलब कि जो खंड बा है उसमें कुल 5 प्रश्न हैं। अगला है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिखा गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। उसमें बताया गया है कि इसमें 5 करने हैं कि 4 करने हैं। जिस भी खंड में जो भी होगा में बताया गया है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है, मतलब कि जितने अंक का जो प्रश्न है उसके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न के से आरंभ की कह रहा है, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। मतलब जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है या नहीं समझ में आ रहा, उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है, आगे सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं खंड आ के कुछ क्वेश्चन। खंड आ में आप देख रहे होंगे कि क्या लिखा है, बहुविकल्पी प्रश्न है। ऊपर से ही आपको पता चल गया है कि खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है। तो खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। क्या लिखा है, जरा देखिए। लिखा है कि किन्हीं 2 संख्याओं का LCM 60 है और HCF 3 है। एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारा होता है A गुणे B बराबर LCM गुणे HCF, है ना, हमने पढ़ा है। तो A हमारी पहली संख्या होती है, B हमारी दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारी क्या है, 12 है। पहली संख्या हमारी क्या है, 12 है। तो A की जगह हमारा 12 हो जाएगा। B हमें नहीं पता है तो लिखा रहने दो। LCM हमारा कितना पता है, LCM हमारा 60 पता है। HCF हमारा कितना पता है, 3 पता है। 3 करेंगे तो B की वैल्यू जब निकालेंगे तो B हमारा कितना आ जाएगा, 60 गुणे 3, और ये 12 हमारा नीचे आ जाएगा। 12 पंचे 60, यानी कि यहाँ पर 5 आया और 5 तेई 15, यानी कि B हमारा कितना हो जाएगा, 5 तेई 15। B हमारा आया 15, यानी कि 15 विकल्प में। अब देखिए जरा, विकल्प में 15 है, 20, 15, 180, 36, ये 15, ये हमारा आंसर सही है। बात समझ आई? आप तो ध्यान से देख लिए होंगे। तो इस तरह का, अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में एक आना ही आना है, ये 100% गारंटी है कि इस LCM HCF से संबंधित, यानी A गुणे B बराबर LCM गुणे HCF से संबंधित एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल आएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। लिखा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो किसी भी परिमेय संख्या में, मैंने आपको बोला था कि अगर अपरिमेय संख्या का किसी भी प्रकार से रिलेशन हो जाता है, चाहे वो गुणनफल हो, भागफल हो, योगफल हो या ऋणात्मक वैल्यू हो, अगर किसी भी प्रकार का संबंध बनता है परिमेय और अपरिमेय का, तो वो पूरी संख्या अपरिमेय हो जाती है। इसका मतलब कि अगर किसी परिमेय संख्या
और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा तो वो सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसका मतलब सदैव अपरिमेय संख्या। कंफर्म। अच्छा, आगे देखिए तीसरे में क्या कह रहा है। तीसरे में कह रहा है रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0। ठीक है, और 4x + 8y - 20 = 0 लिखा हुआ है। अब इसमें आप क्या करेंगे कि कह रहा है कि हल होंगे। अब हल में पूछ रहा है केवल एक अद्वितीय है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, कोई हल नहीं है, 2 हल होंगे। अब एक चीज मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था कि अगर हमारी, इधर देखिए इसमें, अगर हमारा सॉल्यूशन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर हमारा तीनों बराबर होता है तो अनेक हल होते हैं। अगर हमारा पहला ही बराबर नहीं होता तो केवल और केवल एक हल होता है। जरा इसमें देखते हैं, जरा देखिए, अगर इसको हम पहला समीकरण कहें, ये अगर हमारा पहला समीकरण है तो a यहाँ होता है, ax + by + c = 0 से अगर तुलना कराएंगे तो a1 जो हमारा आएगा 1 है। तो जरा इधर देखिए a1 हमारा कितना है, यहाँ पर देखिए 1 है, b 1 और b1 जो हमारा है वो 2 है, और जो हमारा c1 है वो -5 है। a2 जो हमारा है वो 4 है, b2 जो हमारा है वो 8 है, और c2 जो हमारा है वो -20 है। अच्छा, तो देखिए जरा हम इससे बात कराते हैं तो a1/a2 अगर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 बराबर 2/8 बराबर -5/20। जरा काट के देखिए, माइनस से माइनस कटा, 5 चौको 20, 1/4 ये बना, 2 1/4 ये बना, मतलब 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1 देखो तीनों में 1/4 आ रहा है। इसका मतलब कि ये किस नियम को फॉलो कर रहा है, तीसरे में। इसको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1, मतलब कि इसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल। तो अनेक हल कहाँ लिखा है, केवल एक अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, आगे देखिए फिर कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या, वह चौथे में, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होते। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इससे भी संबंधित एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनना ही बनना है। तो आपको क्या करना है, ये जो संख्या है, कह रहा है इस संख्या में जो पहली संख्या है, यानी पहली संख्या है 5, तो आपको 70 में 5 घटाना है तो ये 65 मिलेगा। 125 में 8 घटाओगे तो ये कितना बनेगा, 125 में आप 8 घटाओगे तो कितना बन जाएगा, 8 5 3 8, 117 बनेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें, हमारे पास 65 और 117 संख्याएं बनी हैं, तो 65 और 117 का हम निकाल लेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो मासा निकाल लेंगे, यानी कि 65 और 117 का हम मासा निकालेंगे। तो भागविध से निकाल लो, क्या हो जाएगा, 65 1 के 65, 2 बार जाएगा नहीं, लघुत्तम कितना बनेगा, देखो तोड़ो इसको, काटो, 2 आया, यहाँ पे 11 में 6 कितना बन जाएगा, 5 में 2 चला गया, 7 में 2 चला गया, 2 आया, 11 में 6 5 आया, 52। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 65 आएगा, 65, ये इसको उतार लेते हैं। फिर एक बार जाएगा, 52 आया, ठीक है, फिर कितना बचेगा, 3 और 1, फिर ये 52 यहाँ आ जाएगा, 52 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 13 चौको 52। ठीक है, यानी कि जो हमारा मासा बना वो 13 है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या आएगा, 13। 13 जरा देखिए कहाँ पर है, ये हमारे पास यहाँ पर 13, ये आंसर हमारा परफेक्ट है। अच्छा, आगे देखिए पांचवा क्या कह रहा है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 5 गुणज। अब आपको क्या करना है, 3 के प्रथम 5 गुणज लिखना है। तो 3 के जो प्रथम 5 गुणज होंगे तो क्या होगा, एक तो 3 है, 3 दूनिया 6, 3 त्रिकैया 9, 3 चौको 12, 3 पच्ची 15, ये हो गया। ठीक है, अब जरा आप देखिए 3, तो ये हमारे 1 2 3 4 5 हो गए, ये 5 गुणज हैं हमारे। अब इनका योग, तो ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा क्या है, एल है।
ठीक है। अब इन सभी का योग ज्ञात करना है तो हमारे पास सूत्र होता है, और हैं टोटल कितने, 5 है ना, 5 गुणजों को, तो 5 है। और जो हमारा सूत्र होता है योग के लिए, वो योग Sn बराबर हमारा होता है n/2 कोष्टक में a प्लस l, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Sn जो हमारा आएगा तो 5 है, n 5 है, 5/2 और गुणे a कितना है, 3 है, l कितना है, 15 है, यानी कि 3 प्लस 15, ये क्या हो जाएगा, Sn जो हमारा आएगा, Sn बराबर 5/2 गुणे 15 3 18, 2 से इसको काट दो 9, तो 9 पना 45, Sn बराबर हमारा 45 आया। कितना आया Sn, 45। योग कितना हो गया, 45। अब जरा देखिए, तो योग हमारा 45 बन गया, इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है, ठीक है। आप जरा देखिए, आप ध्यान से, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है द्विघात समीकरण इतने, यानी कि 2x² - 4x + 3 और बराबर 0 के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, दिए गए समीकरण के विविध कर 0 से कम है, समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के विविध कर 0 है, समीकरण का मूल वास्तविक। इसका मतलब हमें विविध कर के बारे में चर्चा करना है। किसके बारे में चर्चा करना है, विविध कर के बारे में चर्चा करना है। अब विविध कर के लिए हम इस समीकरण की तुलना ax² + bx + c से कराएंगे। तो जब ax² + bx से तुलना कराओगे आप, तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जरा देखिए यहाँ पर, a की वैल्यू जो हमारी मिलेगी वो 2, b की वैल्यू जो हमारी मिलेगी वो -4, और c की जो वैल्यू मिलेगी वो +3 मिलेगी, ठीक है। अब आप देखिए, जो विविधकर होता है, विविधकर के लिए यानी कि d बराबर हमारा b² - 4ac होता है, ठीक है। अब b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमारी है -4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 गुणे a कितना है, 2 गुणे c कितना है, 3, तो 4 चौको 16 माइनस माइनस प्लस, -4 दूनी 8 तिरिका 24, ठीक है। 4 चौको 16, और यहाँ पर क्या हो गया, 4 दूनी 8 तिरिका 24, तो 24 16 4 20, यानी कि -8। जो हमारा डिनोमिनेटर आया वो कितना आया, -8 आया। अब जरा ये बताओ कि डिनोमिनेटर अगर माइनस का आता है तो क्या होता है। हमने आपको बताया है, अगर d हमारा 0 आएगा तो मूल हमारे बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर मैंने कहा था, अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होगा 0 से तो मूल हमारे वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं, ठीक है। और मैंने कहा था, डिनोमिनेटर अगर छोटा है 0 से, यानी कि ऋणात्मक वैल्यू अगर आ रही है, तो अगर डिनोमिनेटर हमारा 0 से छोटा है, यानी कि वास्तविक वैल्यू, तो इस अगर डिनोमिनेटर हमारा 0 से छोटा है तो फिर हमारा जो मूल होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 0 से छोटा है, माइनस की वैल्यू है, ऋणात्मक वैल्यू है, यानी इस बात को फॉलो कर रहा है, यानी मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे मतलब मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो ठीक है। और 0 से डिनोमिनेटर विविध कर, यानी कि क्या है, 0 से कम है, माइनस है, 0 से कम है। तो अब जरा देखिए, हमारा विविध कर 0 से कम है, तो दिए गए समीकरण का विविध कर 0 से कम है, ये बात सही है, ठीक है, ये बात यानी कि पहली सही है। दूसरी देखिए, समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, बिल्कुल। अगर डिनोमिनेटर 0 आता है, डिनोमिनेटर हमारा 0 है, तो मूल वास्तविक नहीं होते, बिल्कुल, ये भी बात सही है। समीकरण के विविध कर 0 है, 0 तो नहीं है, ऋण का है, ठीक है। समीकरण के मूल वास्तविक है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि वास्तविक तो तभी होते हैं जब 0 या प्लस की वैल्यू आती है, तो वास्तविक नहीं, मतलब 2 कथन हमारे सही हैं। अब देखिए जरा इसमें विकल्प में क्या दिया है, देखते हैं आगे। ध्यान से, इधर ध्यान से देख लीजिएगा, ए और बी हमारा सही है, सी और डी गलत है, ठीक। तो यहाँ पर विकल्प में देखिए, इधर अब देखिए, यहाँ पर विकल्प में ए और बी जो हैं, वो क्या कह रहा है, ए और बी सही हैं, ए और डी सही हैं, केवल ए सही है, सी और डी सही। तो ए और बी दोनों सही थे ना, तो ए और बी दोनों सही हैं, इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है। अगला देखिए, फिर क्या कह रहा है, 7वां कह रहा है, ए ओ बी सी एक आयत है जिसके
तीन शीर्ष ए ओ बी हैं, इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ए दिया है 0,3, ओ दिया है 0,3, बी दिया है 5,0। विकर्ण हमें जानना है। तो आप पहले चतुर्भुज यानी कि आयत तो बना लो। तो ये हमारा मान लो आयत है, ये हमारा आयत हो गया। इस आयत में जैसे क्रम से दिया है उसी क्रम से नाम लिखेंगे, ए ओ बी सी। यानी अगर ए हम इसे कहेंगे तो ओ इसे, और बी इसे, सी इसे। ए की जो निर्देशांक है वो क्या है, 0,3 है, और जो बी ओ के निर्देशांक है वो 0,3 ये भी हैं, और बी के जो निर्देशांक हैं वो 5,0 हैं। अच्छा, अब कह रहा है इसका विकर्ण, तो विकर्ण तो ऐसे होता है, ये इसका मतलब ए बी हमारा विकर्ण है। अब हमें ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ए बी बराबर हमारा क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ए बी बराबर हमारा क्या होगा, इसके बीच की दूरी हम निकाल लें। अगर दो बिंदु के बीच की दूरी हमें पता होता है तो ए बी बराबर हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर। ठीक है, ऐसा होता है। तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x2 कितना है बेटा, अगर इसे x2 y2 इसे x1 y1 मान रहे हो तो x2 हमारा कितना हो जाएगा 5 माइनस x1 कितना है 0, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर अब प्लस y2 यानी कि 0 अब माइनस y1 कितना है 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये रूट लगा रहेगा इसमें बेटा। तो ये ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 में 0 घटेगा 5 ही आएगा, 5 का स्क्वायर अब प्लस माइनस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा ए बी हमारा क्या बन जाएगा, 5 पच्चा 25 अब प्लस 3 त्रिकैया 9। ठीक है, अब तो ए बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 9 5 14 यानी कि 34। ठीक है, रूट का 34 हमारा क्या आया, ए बी कितना आया, रूट का 34 आया। तो जरा देखिए यहाँ रूट का 34 विकल्प में है क्या, 5 3 रूट 34 4, बिल्कुल ये रूट 34। ओके, अब आपको अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जरा, कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर 8वां है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। 1/2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल आपको ये पता है, जब एक मूल पता होता है, अगर एक मूल इसका ये है तो इसका मतलब ये मूल इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब अगर x की जगह हम 1/2 रखा दें तो वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, अब जरा देखिए क्या करेंगे, हम 1/2 को यहाँ पर रखाएंगे, x की जगह 1/2 यानी यहाँ x स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस के गुणे 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। अब देखिए 1/2 का मतलब 1/4 प्लस 1/2 के माइनस 5/4 बराबर 0। गिनतियों को उस पर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा 1/2 के बराबर माइनस का है 5/4, उधर प्लस का चला जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का 1/4, यानी कि 1/2 के बराबर हमारा ये घटा लेंगे तो 5 में 1 4/4 यानी कि कट के 1 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, के बराबर 2, यहाँ ऊपर चला जाएगा 2 1 के 2, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, अब के की वैल्यू 2 आएगी। जरा विकल्प में देखो 2 लिखा है क्या, कहीं ये लिखा है पहले नंबर, ये आंसर परफेक्ट है हमारा। ओके, अब देखिए फिर 9वां है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। कब समरूप होते हैं, या तो संगत भुजाएं समानुपाती हों या तो संगत कोण बराबर हों। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा, यदि इनके संगत कोण बराबर हों, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर कह रहा है इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपाती होती हैं, बिल्कुल सही है। उपर्युक्त दोनों मतलब ये और ये दोनों, बिल्कुल दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं, नहीं ये और ये दोनों सही हैं, इसका मतलब तीसरा सही है। ओके, अब जरा देखिए फिर क्या कह रहा है 10वें नंबर में, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर है तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप होगी। माध्यिका की माप ज्ञात करना है। जरा ध्यान से देखिएगा, इसके लिए
आपके किताब में जो पढ़ाया गया है, आपके सर जी ने जो बताया है, तो इस माध्यिका से संबंधित कोई बात आपको नहीं बताई। ठीक है, ये मेरा मानना है कि आपके सर जी ने इस माध्यिका से संबंधित कोई बात किताब के हिसाब से नहीं बताई, अलग से आपको टॉपिक में बताए हों, अलग बात है। तो इसके लिए मैं आपको विशेष बात एक बताने जा रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज, मान लो ये हमारे पास कोई त्रिभुज है, ये हमारे पास कोई त्रिभुज है, और अगर इन त्रिभुजों की, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, मान लो ए बी सी ये त्रिभुज है, अगर हमें इसकी वैल्यू कुछ दी है, इसकी वैल्यू कुछ दी है, इसकी वैल्यू कुछ दी है, तो माध्यिका जो होती है वो यहाँ से इधर आती है। किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। एक माध्यिका मान लो ये है, ये ए डी है, बी सी के लिए भी ये माध्यिका होती है, ये यहाँ से, इसको समझ लीजिए ध्यान से, ये माध्यिका होती है। तो ये मान लो ई है, और ये मान लो यहाँ से एक जाती है, इसे मान लो ये एफ है। तो 3 माध्यिकाएं, किसी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। और एक चीज और ध्यान से देखिए कि जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज की जो अगले भुजा पे गिरती है, जैसे मान लो ए से ये डी पर आई है, तो ये बी सी को समद्विभाजित करती है। ठीक है, जैसे ये सी एफ गई है तो ये ए बी को समद्विभाजित करेगी, मतलब इसको और इसको बराबर करेगी, इसको और इसको बराबर करेगी। जैसे ये ई है तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर इसको बराबर करेगी। ठीक है, बात समझ रहे हो, मतलब ये और ये बराबर होता है। तो अब ध्यान से देखिएगा, माध्यिका के लिए मैं फिर से आपको एक त्रिभुज बनाने जा रहा हूँ, इसी से संबंधित बात करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको माध्यिका के लिए बताऊंगा। अगर ये माध्यिका, ध्यान से देखिए तो समझ आएगा। ये त्रिभुज इधर नया बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा, ये मान लो त्रिभुज है, ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। मैं एक ही माध्यिका से आपको बता रहा हूँ, समझ जाइएगा। मान लो ये P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, अगर हमें ये PM माध्यिका निकालना है, ये M है। ठीक है, तो अगर हमें PM निकालना है तो PM ये गिर किस में रही है, QR में गिर रही है ना, किस में गिर रही है, QR में गिर रही है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सूत्र दिखा रहा हूं। अगर हमें PM की लंबाई ज्ञात करना होता है ना, PM, तो PM बराबर हमारा होता है, क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। PM जो हमारी वैल्यू आएगी वो 1/2, 1/2, और रूट के अंदर 1/2, और रूट के अंदर जिसमें गिर रही है, ध्यान से देखिएगा, उनके अतिरिक्त जो भुजाएं हैं, ये भुजा है, तो इसमें हो जाएगा 2PQ, PQ का स्क्वायर प्लस 2PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर माइनस जिसमें गिर रही है उसका स्क्वायर। ये ध्यान में रखिएगा आप। कहने का मतलब, जिसमें ये माध्यिका जिसमें गिरी है उसमें वो घटता है। सूत्र याद करने का अच्छा फंडा मैं आपको बता रहा हूं कि 2 गुणे ये वाली, 2 गुणे ये वाली, और जिसमें गिर रही है उसमें 2 का गुणा नहीं होता, सबका वर्ग रहता है, रूट के अंदर सबका वर्ग रहता है, लेकिन इनमें और इसमें 2 का गुणा होता है और इसमें 2 का गुणा नहीं होता, ये घट जाती है, ये QR वाला। ठीक है, तो अब मेरी बात को फिर से गौर करिएगा कि अब मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, ये आपको सूत्र पता हो गया। कहने का मतलब, आप अब देखिए यहाँ पर, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, मैं आपको एक चित्र बना रहा हूं। जैसे मैं ये लिखा, ये इस तरह त्रिभुज बना दिया, इस तरह बना लिया। मान लो मैंने इसको कह दिया ये 90 डिग्री है, कितने का है, 90 डिग्री है। ठीक है, और जो 90 डिग्री है वो C है, यानी कि ये हमारा C है, तो A हमारा ये है, B हमारा ये है। अब देखिए, कह रहा है AC 3 है, यानी AC हमारा तो ये है ना, इसका मतलब ये वैल्यू 3 है। फिर क्या कह रहा है, BC 4 है, तो B और C ये है, इसका मतलब ये हमारा 4 है। अब बात आती है AB की, तो जब AB की बात आती है तो ये तो 90 अंश का है, इसका मतलब ये ABC जो हमारा है समकोण त्रिभुज है। ठीक, दिया भी है ABC समकोण त्रिभुज है, तो सम यानी जो 90 अंश का होता है उसके सामने वाली भुजा तो कर्ण कहलाती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, इसका मतलब हमको कर्ण चाहिए। तो पहले हम कर्ण निकालें, तो हम जानते हैं कि कर्ण बराबर हमारा होता है रूट के अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमको चाहिए, तो कर्ण हमारा लंब कितना है, कोई एक को लंब मान लो, कोई एक को आधार, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कर्ण बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16,
यानी कि कर्ण हमारा कितना आ जाएगा, रूट का 25, यानी कि कर्ण हमारा आया 5, कर्ण कितना आया 5, इसका मतलब ये हमारा 5 है। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप ज्ञात कीजिए। मतलब इससे जो माध्यिका गुजर रही है इसकी माप हमें ज्ञात करना है। मान लो ये हमारा डी बिंदु है, हमारा डी बिंदु, मतलब वैल्यू रखवा लो। तो सी डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 2 गुणे ए सी कितना है बेटा, ए सी 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे बी सी कितना है 4 का स्क्वायर माइनस ए बी कितना है पूरा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 9 प्लस 2 गुणे 16 माइनस 25। यहां देख लीजिए, तो हमारा सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 गुणे रूट के अंदर 9 दूना 18 प्लस 16 दूनी 32 माइनस 25। समझ रहे हैं, तो सी डी बराबर हमारा 1/2 गुणे 25 घटा 25, 32 में 25 घटा 2 कितना हो जाएगा, 5 2 7, तो ये रूट के अंदर 18 प्लस 7। ठीक है, यानी कि सी डी जो हमारा आएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे रूट का 25, यानी कि सी डी बराबर हमारा हो जाएगा ये 25 5 आ जाएगा 5/2। ठीक है, अब 5/2 का मतलब 2.5, 5/2 का मतलब 2.5। अब जरा देखिए 2.5 कहीं लिखा है क्या, जी हाँ बिल्कुल लिखा, ये पहले नंबर पे 2.5, इसका मतलब ये हमारा सही। आप इस सवाल को बहुत गहराई से देखिएगा, क्योंकि ये सवाल आपके बुक में नहीं है। ये जो मैंने आपको सूत्र बताया है ये आप बिल्कुल कंफर्म रखिए। ठीक है, कहो तो मैं अलग से एक वीडियो इस माध्यिका के लिए बना के आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको माध्यिका के लिए अलग से एक सूत्र बना के दिखा दूंगा और अच्छे से समझाने का प्रयास कर दूंगा उसमें, और अच्छा बता दूंगा। ठीक है, सूत्र याद करने का फंडा रखिए कि जिसमें जो भी माध्यिकाएं 3 होती हैं, तो ये जो माध्यिका गिरती है, जिसमें गिरती है वो घटती है। ठीक है, और बाकी जो 2 अन्य भुजाएं होती हैं उनमें 2 का गुणा होता है, बस स्क्वायर सब में रहता है, आधा करते हैं। ओके, अच्छा अब अगला देखिए 11वां नंबर। ठीक है, देखिए यहां पर क्या लिखा है, 11वें नंबर में लिखा है साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1, तो साइन 4 थीटा प्लस कास 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा यहाँ पर देख लीजिए आप, साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1 दिया है और यहाँ पर क्यूब थीटा कह रहा है, तो इसका तो हमें सूत्र आता नहीं है, इसी का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम एक चीज कर सकते हैं, इधर देखिए ध्यान से क्या कर सकते हैं हम इसमें, इसको हम लिख सकते हैं साइन 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 4 थीटा लिखा है, प्लस इसको लिख सकते हैं साइन, ओ सॉरी कास है, तो कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल इस तरह लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए मान तो इसका दिया है, हम इसे तो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, हम इसको लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करा दें, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इधर भी वर्ग करोगे तो ये a माइनस बी का होल वर्ग बनेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कास स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर 1, इधर 1 लिखा, ये 1 हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर 1 से 1 कट गया, यानी कि हमारा बना ये दो भी इधर 0 हो गया, तो 2 उधर चला जाएगा माइनस का 2, तो यानी कि ये हमारा साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर हमारा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप, ये हो गया। अब इधर देखिए हम इसमें क्या करें, ये इस तरह लिखा है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस का होल स्क्वायर अब प्लस
कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसमें हम करते हैं कि प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा जोड़ देते हैं और 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा घटा देते हैं। तो इतना जो हमारा बन जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, तो अगर इसका भी वर्क कराओगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0 नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं। तो 0 रखोगे तो 1, 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस 2 शून्य 0, यानी कि हमारा 1। आंसर क्या आएगा? 1। जरा देखिए विकल्प में दिया है क्या 1? जी ये 1 है, यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर 3/4 दिया है, यहाँ 1/2, यहाँ 1/4, ठीक है। तो हमारा 1 हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा अब अगला देखिए, फिर देखो साइन 2a बराबर 2 साइन ए लिखा है। क्या लिखा है? साइन 2a बराबर 2 साइन ए लिखा है। तो साइन 2a का मतलब हम इससे क्या करेंगे? विकल्प में रखाएंगे। तो हम जानते हैं कि साइन जो 0 में मान बनता है वो 0 होता है। साइन 30 में जो मान बनता है 0, 30, 45, 60 और 90 हमको मालूम है। इसमें 0, इसमें 1/2, इसमें 1/√2, इसमें √3/2 और इसमें 1 बनता है। तो ये मान रखा के आप एक ही जगह चेक करा लो। तो साइन 2a जब करोगे तो यहाँ पर अगर 0 रखाओगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 रखाओगे तो इसकी वैल्यू साइन 2a, अगर एक ही जगह 0 रखोगे तो ये 0 आएगा, ठीक है। अब बराबर अगर 2 साइन ए यानी कि साइन 0 भी रखोगे तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो 0 में 2 का गुणा करोगे तो भी 0 आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर 0 सही है, ठीक है। बाकी आप चेक करा लीजिएगा, 30 में भी नहीं आएगा, 45 में भी नहीं आएगा, 60 में भी नहीं आएगा, आप इसी तरह चेक कराएंगे। फिर देखो अगला क्या है हमारे पास 13 नंबर। तेरा यदि 4 tan थीटा बराबर 3 तो 4 साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर है। यहाँ पर विकल्प देखना है। तो आपको 4 tan थीटा बराबर 3 दिया है, तो आपको इसको इस 4 को यहाँ से नीचे ले आओ, तो यानी कि हमारा tan थीटा बराबर हमारा 3/4 बन जाएगा, ठीक है। तो आप इधर जो है त्रिभुज बना लो, ठीक है। अगर ये हमारा थीटा है तो tan थीटा में लंब बटे आधार होता है, तो 3/4 होगा। पाइथागोरस लगाओगे तो ये आधार है, ये लंब है, 3 त्रिकैया 9, 4 चौको 16, कर्ण हमारा 5 बन जाएगा। आपको पता है मैंने एक बार पाइथागोरस लगा दी है पीछे, तो वहां से ध्यान से देख लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 3 त्रिकैया 9, 4 चौको 16, 16 9 25 यानी 5 का वर्ग, ठीक है। तो ये 5 आ गया। अब इसका अब ये हमारी लंब है, ये आधार है, ये हमारी कर्ण है, ठीक है। तो अब साइन थीटा में यहाँ पर वैल्यू रखा लो, तो वैल्यू रखाओगे तो यहाँ पर क्या है 4 गुणे साइन थीटा का मतलब साइन थीटा लंब बटे कर्ण यानी कि 3/5 और माइनस कास थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण, तो 4/5, ठीक है। पूरे के बटे 4 साइन थीटा यानी 4 गुणे साइन थीटा है, साइन थीटा वही 3/5 अब प्लस 4/5, ठीक है। जोड़ोगे तो 4 3 12/5 माइनस 4/5 पूरे के बटे 12/5 अब प्लस 4/5 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 12 में से 4 चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 8/5 अब पूरे के बटे 12/12 4 16/5 यानी कि ये कट जाएगा। बना क्या हमारा 8/16, कटोगे तो क्या हो जाएगा 1/2। आंसर क्या आया 1/2, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखिए फिर आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर लिखा है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए का मान होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्रिग्नोमेट्री से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, हमें इसका गुणा करा दो। तो 1 का गुणा सेक में कराओगे तो ये सेक ए आएगा, प्लस 1 का गुणा tan में कराओगे तो tan ए आएगा, ठीक है। फिर साइन का इसमें कराओगे तो माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या बनेगा सेक ए इंटू साइन ए, तो सेक ए
इंटू साइन ए, ठीक है। फिर इससे कराओगे tan से तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan ए इंटू यहाँ पर साइन ए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए सेक ए, ये क्या हो जाएगा सेक ए अब प्लस tan ए, ठीक है। सेक को अगर पलटोगे तो -1/cos ए, या ऊपर साइन ए लिखा ही है। अब माइनस tan ए को बदल दो तो tan ए हमारा क्या बन जाएगा, tan ए को बना दोगे साइन ए अब बटे cos ए इंटू साइन ए लिखा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा सेक ए अब प्लस tan ए, है ना, और साइन बटे cos हो गया तो माइनस tan ए हो गया, ठीक है। अब माइनस साइन 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 स्क्वायर ए अब बटे cos ए हो गया ना, तो tan से tan कट गया, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास सेक ए अब माइनस साइन स्क्वायर ए बटे cos ए, ठीक है। सेक ए को फिर ट्रांसफर कर दो तो 1/सेक ए होता है, पलट दो तो 1/cos ए अब माइनस साइन स्क्वायर ए अब बटे cos ए हो गया। लघुत्तम लेके हल करा लो तो लघुत्तम तो सेम है cos ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है cos स्क्वायर ए अब बटे cos ए, cos से इसका स्क्वायर कट गया, बचा क्या cos ए बचा। देखो जरा cos ए है क्या इसमें, सेकेट साइन ए cosec ए cos ए, ये है, ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब देखिए फिर कह रहा है यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। जरा देखिए चेक करिए ऐसे मिलता है क्या। अच्छा ये थीटा अगर बाद में भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा, ये मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, बाकी कोई नहीं मैच कर रहा। जरा देखिए हमें इससे हमें सिर्फ हमारे लिए हमको ही बेवकूफ़ बना दिया है बस, ठीक है, बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं रखाया है, सिर्फ हमें लगा दिया है जिससे बच्चे घूमते रहें, ठीक है ना। आपको परेशान नहीं होना है, अगर रखा के हल कराता है तो आपको हल करा लेना, इसी में हल हो जाता। फिर देखिए कोई दिक्कत नहीं, फिर कह रहा एक सुराही 16 में एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। इसका सुराही जो होती है, जरा ध्यान से देखिए, सुराही मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। सुराही जो हमारी होती है वो सुराही ये गोला होता है, फिर गोले में छोटा सा यहाँ छिद्र होता है और इस तरह का बनता है, ये सुराही है हमारी, इसी तरह की होती है सुराही। तो हमारा देखो गोला है और बेलन है, यानी कि गोला और बेलन का मिश्रण है। किसका संयोजन है, गोलन और बेलन का। तो गोला हो गया बेलन हो गया, तो एक गोला और एक बेलन, ये सही है। अर्धगोला नहीं, पूरा गोला बनता है बेटा, अर्धगोला नहीं, इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। आगे देखिए 17 नंबर, जरा देखिए आगे में क्या कह रहा है 17वें नंबर पे। 17 नंबर पे कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य। अब 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याएं आप लिखोगे तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1, 3, 5, 7 और 9, 10 तक की विषम ना, तो 10 तो विषम है नहीं, 10 को भी लिख लेते तो 9, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हमारी बनी, यानी n हमारा 5 मिला, ठीक है, ओके। अब जो माध्य होता है, माध्य के लिए हम सिग्मा x बटे n हमारा होता है, x बार इज इक्वल टू, तो सबको जोड़ो तो 9, इसको अगर जोड़ोगे तो सबके साथ प्लस लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे, ठीक है। तो ये 9 1 10, 7 3 10 और ये 5, तो 10 10 20 5 25, यानी x बार हमारा कितना आया 25 बटे n कितना है 5, ठीक है। तो 5 5 25, आंसर हमारा कितना है 5। जरा देखिए आंसर 5 ये है, ओके, बात समझ गए ना। इन सबको हमने जोड़ा है और यान हमारे 5 मेंबर थे, 5 का हमने भाग दिला दिया है, कुछ नहीं, बहुत सरल है। और इस माध्य से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है आपको, ये आपको ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन से आपको
बनना ही बनना है, ये भी आप याद रखिएगा। आंकड़ों इतने और इतने की माध्यिका होगी। माध्यिका के लिए मैंने बताया है, माध्यिका उसे कहते हैं जो बीच में खड़ा है व्यक्ति, बीच में जो व्यक्ति खड़ा होता है वो माध्यिका है। तो माध्यिका देखो, पहले माध्यिका निकालने के लिए आरोही अवरोही क्रम में लिखना होता है। तो जरा देखो ये आरोही अवरोही क्रम में लिखा है क्या, 13, 15, 16, 17, 19, 20, बिल्कुल आरोही क्रम में लिखा है। तो अब बीच की संख्या तो आप इसी में कैलकुलेट करो ना, क्या करना है, पूरा सूत्र लगा के क्या जरूरत है जब छोटी ही बात है। तो 2 इधर छोड़ो, 2 इधर छोड़ो, बीच में बचती हैं 2। अगर एक और संख्या होती तो 3 ले लेते, 3 इधर बीच वाली संख्या को लिख देते सीधे कि वो संख्या माध्यिका है। लेकिन यहाँ पर 2 लोग बीच में है ना, ये और ये दोनों बीच में। जब 2 बीच में हो जाएं तो हमें क्या करना है, 16 प्लस 17 को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। तो 16 17 जोड़ोगे तो 33 आएगा और बटे 2। जरा देखो 33 बटे 2 आंसर है क्या, ये आंसर है। अगर ये हल करके भी दिया होता तो ये 16.5 करके क्या दिया होता। ठीक है, अब देखिए फिर आगे क्या है, फिर लिखा है यदि कुछ 19वें नंबर पे, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इसे आप कह लो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनना ही बनना है आपके परीक्षा में। अब अंक अलग हो जाएं वो अलग बात है, लेकिन ये क्वेश्चन बनना ही बनना है आपके। अब इसके लिए या तो इसका ये भी कह सकता है माध्य बहुलक और माध्यिका में संबंध बताइए, तो मैं आपको संबंध बता रहा हूँ। संबंध होता है इसका बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये हमारा संबंध होता है। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो बहुलक हमारा कितना दिया है, 45, लिख दो 45 बराबर माध्यिका तो निकालना है तो 3 माध्यिका लिखे रहो, 3 माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य कितना है 27 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 45 बराबर 3 माध्यिका माइनस 27 तो नहीं है 54। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, माइनस है ना, इधर आके जुड़ जाएगा। तो ये 45 और 54 99 और ये 3 नीचे आ जाएगा ना, गुणे की चीज भाग में आती है तो 3 बराबर माध्यिका हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो काटोगे तो 33 है ना, 3 त्रिकैया 9, 3 त्रिकैया 9, 33। माध्यिका हमारी कितनी आएगी 33। तो माध्यिका हमारी क्या है 33 है। जरा देखिए विकल्प में है क्या 33, इसका मतलब हमारा जो विकल्प है वो 33 हमारा विकल्प सही है। अब देखिए इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, आगे देखिए फिर आप देखेंगे 20वां है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। पासा, अच्छा आपने पासा देखा होगा, पासा लूडो वाला पासा, तो लूडो वाले पासे में क्या होता है कि 6 अंक आते हैं। कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। उन 6 अंकों में हमें ये देखना है कि कौन सा अंक 3 से छोटा है और विषम हो। तो 3 से जो छोटा अंक विषम होता है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। क्या होता है, 1। 3 से छोटा हो और विषम हो तो 1 ही है, क्योंकि 2 सम है तो 3 से छोटा 1 ही विषम है। इसका मतलब कि 1 बस हमारा 3 से छोटा विषम संख्या है, और लूडो में 6 अंक होते हैं, इसका मतलब 1/6 है ना। तो संभावित घटना बटे कुल घटनाएं उसमें 6 होती हैं, तो 1/6 यानी आंसर हमारा 1/6, ये हमारा परफेक्ट है। अब हम बात करते हैं खंड बाकी। किसकी बात करेंगे, खंड बा की बात करेंगे। तो आप देखिए खंड बा में कह रहा है, पहले में ही क्वेश्चन में कह रहा है सभी खंड कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5, पहला नंबर का नंबर में है, स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है, क्यों। तो आप पहले इस 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 को पूरी संख्या बना लीजिए। कहने का मतलब 3 गुणे 5 गुणे 7, अब फिर प्लस 7 लिखा है तो 15 15 सत्ते 105 अब प्लस 7 करिए तो 7 5 12 112 बनाइए। ये हमारी संख्या 112 बन गई। ठीक है,
अब 112 के पुनः आप गुणनखंड कीजिए। अगर गुणनखंड 1 और 112 के अतिरिक्त कोई बनता है तो भाज्य है, अन्यथा नहीं है। तो 112 को आप जब खंडित करोगे तो 2 2 पंचे 10, 2 छंग 12 कटता है, 2 से करोगे 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 से फिर काटोगे 2 एक्के 2, 2 चौको 8, फिर 2 से काटोगे 7, फिर 7 से काटोगे 1। इसका मतलब जो इसके गुणनखंड 112 के बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं बेटा? 112 के जो खंड बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं? 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणे 7 बन रहा है। इसका मतलब यह संख्या क्या है? यह संख्या भाज्य है। क्या है? भाज्य है। बस आपको ये करके दिखाना है, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर खा नंबर में क्या कह रहा है? यदि काट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा 1 प्लस 1 माइनस कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को आप 2 तरीके से लगा सकते हो। कितने तरीके से लगा सकते हो? 2 तरीके से। कैसे? एक तो देखिए, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा दिया है, बटे क्या है? 1 प्लस कास थीटा और यहाँ पर क्या है? 1 माइनस कास थीटा दिया है, ठीक है। तो इसको क्या करोगे आप? एक कोष्टक में a प्लस बी है, एक में a माइनस बी है, तो इसको कह सकते हो a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कास स्क्वायर थीटा, अब बटे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हमारा बन गया कॉट स्क्वायर थीटा। बना कि ना बना कॉट स्क्वायर थीटा? और ये कॉट स्क्वायर थीटा बना, लेकिन यहाँ पर कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 7/8 का स्क्वायर, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा कितना हो गया? क्या हो जाएगा? 7 सता 49/8 नहीं 64। ये हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा की ही तो वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा 49 बटे, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा बटे इसकी वैल्यू जो आएगी वो 49/64। आप इस तरह लगा दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं? समझ रहे हैं ना बात को? नो प्रॉब्लम, इस तरह बन जाएगा। अब आगे देखिए, ठीक है। अब देखिए, फिर यहाँ पर क्या है? अगला क्वेश्चन है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 है। तो अगर एक घन है, ये हमारा कोई घन है, मान लो ये हमारा कोई घन है, एक घन हमारा ये है, ठीक है। तो सॉरी, ठीक है, इसको इस तरह मिलाएंगे। ये हमारा घन है, एक घन हमारा ये है, ठीक है। ये हमारा दूसरा घन है, ये हो गया, ठीक है। ये हमारा दूसरा घन है, ठीक है। एक घन है, इन दो जिनकी जो है भुजाएं समान हैं। तो अगर इसकी भुजा ए है तो ए घन का आयतन दिया है, ए अगर हम इसकी भुजा मान रहे हैं तो घन का आयतन कितना दिया है? 64 दिया है। घन का आयतन होता है हमारा ए क्यूब, तो ए क्यूब बराबर हमारे पास क्या दिया है? 64 दिया है। ए क्यूब बराबर कितना दिया है? 64 दिया है। अच्छा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 चौको 16 चौको 64, यानी कि 4 आएगी, ठीक है। अब 4 को मिला दिया गया, तो ये अगर इसको हम मिला दें तो जोड़ने पर, इसको जब जोड़ेंगे तो ए प्लस लंबाई जो बन जाएगी वो ए प्लस ए बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ए प्लस, यानी कि यल जो हमारी हो जाएगी ए प्लस ए हो जाएगी, और बी हमारी वही ए रहेगी, और एच भी हमारा ए ही रहेगा। इसका मतलब एल जो हमारा आएगा ए प्लस ए का मतलब 4 4 8, बी जो हमारा आएगा वो 4 ही रहेगा, सी जो हमारा आएगा यानी एच जो हमारा आएगा वो भी 4 रहेगा। और हम जानते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा होता है वो क्या होता है? हम उससे जानते हैं कि 2 गुणे क्या होता है? एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुणे एल कितना है?
8 गुणे 4 प्लस, ठीक है, यहाँ l कितना है 8 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 4, ठीक है, तो ये 2 गुणे 8 चौक 32 प्लस 8 चौक 32 प्लस 16, ठीक है, ठीक। अब देखिए तो 2 गुणे 32 दुने 64 और 16 80, कितना आएगा 80, ठीक है, तो 80 दुनिया 160, ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल CM स्क्वायर, ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कंफर्म हो गई बात, कितना आ गया 80, ये कंफर्म हो गया। देखिए जरा, तो गुड़ी ये सब लिखा है, आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया मैं मानता हूँ, आप लोग देख लीजिए, कर लीजिए, मैंने समझाया है, वैल्यू रखाई है मैंने और हल किया है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हालांकि ये सवाल आपकी किताब में है, फिर आगे देखिए, फिर कह रहा है, अगले में कह रहा है निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य में 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70। आप क्या करो, अलग से इधर सारणी बना लो। क्या आपके लिए हम यहाँ माध्य निकालना है, ज्ञात क्या करना है माध्य, तो यक्ष निकालना होता है। यक्ष का मतलब इस वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा करेंगे, 10, 20, 30, 30 का आधा 15, 15, 20, इसको 50, 50 का मतलब ये 25, फिर ये 35 आएगा, फिर ये 45 आएगा, और फिर ये 55 आएगा, और फिर ये 65 आएगा, ठीक है। अब आपको इसमें गुणा करना होता है, तो यानी कि ये हमारा f होता है, आप जानते हो। अब हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिलती है वो सिग्मा f, जो हमें यहाँ इसे जोड़ते हैं तो ये सिग्मा f मिलता है 50, ये 50 कितना आया, टोटल योग कर लीजिए आप, 50 आएगा, ठीक है। फिर 15 दुनिया, यहाँ पर हम fx का एक सारणी बनाते हैं, तो 15 दुनिया 30 आता है, 25, 7 पन्ना 35 की 5 हासिल 3, 7 दुनिया 14, 4 3 7 17, ठीक है। फिर यहाँ पर सिग्मा fx हमें मिलता है, सिग्मा fx क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 है, 5 5 10 है, 2 बार 5 है, 5 5 10, 10 हासिल 1, 9 1 10, 4 14, 7 21, 2 23, 7 30, 3 33 की 3 हासिल 3, 3 3 6, 4 10, 6 16, 4 20, 1 21, ये हमारा 31 30 सिग्मा fx आया। अब हम x बार इज इक्वल टू हमारा होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx कितना है 21 और 30 बटे 50, 0 से 0 काट दो, तो x बार 213 में 5 का भाग दे दो, 5 चौको 20, 1 5 दुनिया 10, 3 5 छक्का 30, 42.6 आया, कितना आया 42.6। अतः माध्य हमारा क्या होगा, अतः माध्य बराबर कितना आएगा 42.6, ये हमारा आंसर होगा। ओके, अगला सवाल है हमारे पास, बिंदु -4, 6, बिंदु A और B, A -6 और 10 और B 3 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब जो हमारा ये अंगा नंबर सवाल है, इसमें क्या कह रहा है, एक बिंदु ये है, तो ए बी हमारे पास 2 बिंदु हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये हमारा A है, ये हमारा B है। आप चित्र बना लेना, इस तरह आपको सवाल करने में आसान होता है। तो -6, 10 दिया है, दूसरा कितना है 3, -8 दिया है। कोई अगला बिंदु है जो -4, 6 है, ये मान लो हमारा M1 अनुपात M2 में डिवाइड करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तो अब इसके लिए ये, इसको अगर हम x माने, इसे y माने, और इसे x1 इसे y1, जिधर m1 मानेंगे उधर ही x1 y1 मानेंगे, जिधर m2 मानेंगे उधर x2 y2 मानेंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए वैल्यू हमारी होती है, क्या होती है, x बराबर हमारा होता है m1 x2 प्लस m2 x1
बटे m1 प्लस m2। इसी तरह y बराबर हमारा होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पर x हमारा कितना है -4 बराबर, ये क्या है, x कितनी वैल्यू दी है, x की वैल्यू है हमारे पास x की वैल्यू भी -4 और यहाँ x1 की वैल्यू है, m1 की वैल्यू हमें नहीं पता, गुणे x1 की वैल्यू हमारी है माइनस का x2 रखना है बेटा, पहले x2 की वैल्यू है हमारे पास 3। ठीक है, क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, 3 रखेंगे, x2 की वैल्यू 3 है, फिर यहाँ प्लस रखेंगे, m2 हमें नहीं मालूम, गुणे x1 कितना है माइनस का 6 है, बटे ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है, तो -4 बराबर यहाँ पर x2 यानी कि 3 है, तो 3m1 माइनस 6m2 बटे m1 प्लस m2 आया, गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा -4m1 माइनस 4m2 बराबर 3m1 माइनस 6m2। ठीक है, अब देखिए आप इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो ऐसा करिए, इसको उधर ले जाएं, इसको इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो माइनस का 4m1 और ये m1 आएगा इधर, तो माइनस का 3m1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 6m2 उधर चला जाएगा तो प्लस 4m2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएंगे 4 3, माइनस का 7m1 बराबर यहाँ माइनस है 6 बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2m2। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया तो 7 नीचे, यानी कि m1 बटे m2 नीचे ले आओ, m2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 इधर छोड़ो ये वाला, 7 नीचे चला जाएगा, 2 7, यानी कि m1 अनुपाते m2 बराबर हमारा हो जाएगा 2 अनुपाते 7। ठीक है, अगले की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर करना चाहो तो आप इससे कर दो, ओके, कोई दिक्कत आपको नहीं, समझ रहे हैं ना बात को, क्या हो जाएगा m1 अनुपाते m2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 अनुपाते 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फिर क्या कह रहा है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ हैं। ठीक है, तो ये भी सेम ऐसा सवाल है, क्या कह रहा है, एक्स वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए बिंदु इतने, यानी एक्स वाई बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स और वाई हमारा ये है, इससे 2 बिंदु हैं, एक बिंदु इससे 2 बिंदु हैं, एक हमारा 3,6 है और एक हमारा -3,4 है। ठीक है, इनकी जो दूरी है आपस में बराबर है। ठीक है, तो जब दूरी बराबर होती है तो दूरी के लिए सूत्र क्या है, x2 - x1, दूरी के लिए सूत्र, तो हम क्या करेंगे कि इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी बराबर करवा दें, सीधे शर्तानुसार बात कर दें, शर्तानुसार सीधे कहेंगे x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर x + 3 का होल स्क्वायर। बेटा ये प्लस इसलिए बना क्योंकि ये माइनस है, तो यहाँ माइनस जो होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब खोल दो अपना होल स्क्वायर और जो भी बन जाएगा वो कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y बराबर x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16
माइनस 8y। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गया। ठीक है, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, माइनस का 6x अब प्लस 36 माइनस 12y बराबर 6x प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, तो आप क्या करिए, गिनती इधर ले आइए, तो ये क्या बन जाएगा, इधर ले आइए, सबको उधर ले चले हम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 36 इधर, 36 गिनती इधर ला रहे हैं बेटा, तो 36 माइनस 16 बराबर, बाकी उधर ले जा रहे हैं, तो 6x और माइनस 8y इधर है, इधर से 6x जाएगा तो प्लस 6x। ठीक है, और माइनस 12y जाएगा तो प्लस 12y हो जाएगा। ठीक है, तो 36 में 16 घट जाएगा 20 बराबर 6 6 12x और 8 12y में 8y चला गया तो प्लस 4y। ठीक है, 4 कॉमन ले लें तो 20 बराबर 4 कॉमन लिए तो 3x प्लस y। ठीक है, अब देखिए 4 से ये हमारा 4 पंचे 20, ठीक है, 5 आ गया। ठीक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यानी कि 5 बराबर 3x प्लस y। ये हमारा x और y के बीच का संबंध है, समझ रहे हैं। अच्छा, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। कितने खंड हल करना है, 5 खंड हल करना है। तो बहुत अच्छा है, क्या करेंगे हम, जरा देखिए का नंबर में क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो आप तो पहले इसके शून्य ज्ञात कर लो। शून्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, का नंबर पे शून्य ज्ञात करोगे तो शून्य है हमारा 6x स्क्वायर, तो इसको क्रम से लिखेंगे तो ये माइनस 7x माइनस 3 आएगा, तो 3 6 18, 18 के ऐसे खंड करें कि घटा के साथ आ जाए, तो 9 दूनी 18, तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 कॉमन खींचोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x कॉमन खींचेगा तो 2x माइनस 3 आएगा, यहाँ पर कॉमन खींचोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा तो 2x माइनस 3 आएगा। ठीक है, तो 2x माइनस 3 पुनः कॉमन है और 3x प्लस 1 हो गया, यानी कि जब इसके मूल निकालेंगे हम तो मूल में क्या आ जाएगा, मूल में हम 2x माइनस 3 बराबर 0 कराएंगे पहले के लिए, दूसरे के लिए हम 3x प्लस 1 बराबर 0 कराएंगे, तो 2x बराबर 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3x बराबर हम माइनस का 1 यानी x बराबर माइनस 1/2 कराएंगे। ये तो एक हमारा अल्फा है, एक हमारा बीटा है। ठीक है, अब देखिए जो संबंध दिखाना है, तो फिर इसी समीकरण की हम तुलना ax स्क्वायर, फिर कहेंगे नाउ इसको समीकरण अगर 1 कहे हो तो कहोगे समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो करोगे तो a बराबर हमारे पास 6 आएगा, b बराबर माइनस 7 आएगा और c बराबर माइनस का 3 आएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा होता है माइनस का b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, तो अल्फा हमारे पास कितना है 3/2 प्लस बीटा कितना है माइनस का 1/2 बराबर b कितना है हमारे पास माइनस का 7, अब माइनस पहले से है तो ये, अब बटे a कितना है 6। ठीक है, तो 3/2 प्लस प्लस क्या माइनस हो जाएगा माइनस 1/2। ठीक है, तो बराबर ये कितना आ जाएगा 7/6। ठीक है, यहाँ पर 1/3 है बेटा, क्या है 1/3
3 है तो ये 3 हो गया, ठीक है 3 है बेटा, ये क्या है ये 3 है, ये ध्यान दीजिएगा ये 3 है, ठीक। तो 3 लघुत्तम लोगे तो 3 3 दूना 6 आ जाएगा, लघुत्तम लिया हम तो 3 दूना 6 आया, तो 2 तेइयां 6 3 त्रिकैया 9 माइनस ये इसमें क्या हो जाएगा 3 दूना 6 2 1 के 2, ठीक है बराबर 7/6। तो 9 में 2 चला गया तो 7/6 बराबर 7/6। देखिए दोनों बराबर है ना। इसी प्रकार आप अल्फा इंटू बीटा में भी दिखा सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा, -3/2 गुणे माइनस का 1/3 करोगे, ठीक है। अब बराबर सी कितना है -3, ए कितना है 6, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, माइनस का 1/2 बराबर इससे कट जाएगा 1/2 माइनस का 1/2, ये भी सही है, ठीक है। ये हमारे संबंध और सत्यता की जांच हो गई। ओके, अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो मान लो यहाँ पर माना जो पहली संख्या है वो x है, दूसरी संख्या है वो y है। तो वर्गों का अंतर कितना है 180 है, यानी x² माइनस y² बराबर हमारा कितना है 180 है। समीकरण 1 हो गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, जो छोटी संख्या है उसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी छोटी संख्या का जो वर्ग है यानी y², दूसरी ये पहली शर्तानुसार हो गई, पहली शर्तानुसार ये बात हमारा हो गया। दूसरी शर्त में कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या का जो वर्ग है, ये दूसरी शर्त के अनुसार बात कर रहे हैं, दूसरी शर्त अनुसार, ठीक है। तो छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कि 8x के बराबर है, ठीक है। अब देखिए y² कितना है 8x के बराबर है। तो y² की जगह हम क्या रख सकते हैं 8x रख सकते हैं। इसका मतलब ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब कहेंगे नाउ समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, ठीक है। तो जब रखाएंगे 1 में तो y² की जगह 8x रख देंगे, तो ये x² माइनस 8x और बराबर 180। 180 को इधर ले आओ तो x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0, ठीक है। 180 के ऐसे खंड कर दो कि घटा के 8 आ जाए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जरा करो, 18 दाहिन 180, ठीक है। तो x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0, ठीक। कामन खींच लो, कामन खींचोगे यहाँ x खींचेगा तो x माइनस 18, यहाँ पर प्लस का 10 खींच लो तो x माइनस 18 ये भी बन गया बराबर 0। तो x माइनस 18 पुनः कामन है और x प्लस 10 हो गया बराबर 0, ठीक है। तो अब देखिए ये मान हमारा हो जाएगा अग्राह, ये मान हमारा हो जाएगा अग्राह और ये इस मान को ले लेंगे तो यानी x बराबर हमारा 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक हमारा 18 है और दूसरी संख्या क्या है x 18 हो गया, तो एक 18 हो गए तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी निकाल लो। 18 में 8 का गुणा करा के वर्ग यहाँ निकाल सकते हैं बेटा। नाउ x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 18 आई तो रखो, तो y² बराबर 8 गुणे 18, तो 18 तो y² बराबर 18 144 है ना। तो यानी कि y बराबर 12, ये हमारा आंसर है। x 18 है, y बराबर 12 है। समझ रहे हैं? ओके, ये इस तरह आप वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। फिर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं।
ये आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा। आपको आपसे बनता है भाई सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर। तो ये हमारा वृत्त है, ये हमारा वृत्त है, इसके ये व्यास हैं, ठीक है, इसके व्यास हैं। तो व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो इस पर स्पर्श रेखा जो खींची जाएगी, ठीक है, ये जो स्पर्शी किसी बिंदु पर खींची जाती है वो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। इसके सिरों पर अगर खींची जाएगी तो ये त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। तो ये 90, ये 90 और इसके संगत कोण जो एक कोण है, एक ही साइड के कोण हैं, ये आपस में क्या है, बराबर हैं और इन दोनों का योग 90 90 180 होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से 180 होती है। हालांकि आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं अलग से आपको बता दूंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी इस ये वाले में, ठीक है। खैर आगे देखिए, अब आगे क्या कह रहा है, अंगा नंबर में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक वृत्त है, इसके ये केंद्र हैं, किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई हैं, दोनों स्पर्शी खींची गई हैं। हम जानते हैं अगर इसे हम बी मान लें, इसे हम ए मान लें, इसे हम पी मान लें, तो एक चीज होता है कि जो स्पर्शी होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है या त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है, तो ये 90 बनेगा, ये 90 बनेगा, ठीक है, ये 90 बनता है, ये 90 बनता है। अब अगर हम चतुर्भुज इसको कहोगे तो चतुर्भुज AOBP ले लोगे तो AOBP हमारा क्या बन जाएगा, AOBP एक चतुर्भुज हो जाएगा और ये 90 90 180 लिए बैठा है, ठीक है। यानी कि कोण A प्लस कोण B है ना, अब प्लस कोण O प्लस कोण P बराबर हमारा 360 आएगा। A और B यानी 90 प्लस 90, ठीक है, अब प्लस कोण O प्लस कोण P बराबर 360 यानी कि ये 90 90 180, 180 प्लस कोण O प्लस कोण P बराबर 360 आएगा। 180 उधर चला जाएगा तो कोण O प्लस कोण P बराबर हमारा 180 ही तो बनेगा। तो यही तो सिद्ध कराना है कि कह रहा है 180 सिद्ध कीजिए कि संपूरक होता है, ठीक है, केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ये हो गया संपूरक, ठीक है, समझ रहे हैं बात, कंफर्म। अब देखिए आगे क्या करोगे, फिर कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, ठीक है। 3 गेंद कितनी हैं, 3 गेंद जो हैं हमारी लाल हैं, 5 गेंद हमारी काली हैं, थैले में हैं, ठीक है, काली हैं और लाल हैं। कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद हमारी 5 3 8, ठीक है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली गई है, इस प्रायिकता, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो, ठीक है। तो कुल घटनाएं कितनी हैं, 8 हैं। पहले नंबर पे क्या कह रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, लाल कितनी है, 3 गेंद लाल हैं, ये लाल हैं, तो लाल होने की प्रायिकता क्या है, लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, 3 लाल हैं तो 3/8, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है, लाल नहीं हो तो कितनी लाल नहीं है, 5 लाल नहीं है, इसका मतलब काली की पूछ रहा है, इसका मतलब 5/8, लाल ना की प्रायिकता 5/8। इस तरह भी आप निकाल सकते हो, या तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ना होने की प्रायिकता 1 - 3/8, तो ये भी 5/8 ही प्राप्त होगा। समझ रहे हैं, आगे देखिए। अब मैं थोड़ा सा जल्दबाजी इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती चली जा रही है, ठीक है। अब देखिए आप लोग समझते हैं, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक इतना है, यदि बारंबारताओं का योग 60 हो, बारंबारताओं का योग कितना हो, 60 हो, यन कितना दिया है हमें 60, तो x y के मान ज्ञात कीजिए, बड़ा आसानी से मान मिल जाएगा। हमें माध्यक दिया है, माध्यिका कितना दिया है हमें, माध्यक जो हमारे पास दिया है 28.5 है, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले सारणी बनाओगे, वर्ग अंतराल लिखोगे, वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल में आप क्या करोगे,
जरा ध्यान से देखिए, वर्ग अंतराल में आपके पास ये सारणी दी हुई है। जरा देखिए, वर्ग अंतराल में आपके पास सारणी दी है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, और 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। बारंबारता क्या है, एफ क्या है, 5x 20 15 y और 5, ठीक है। तो अब हमें माध्यक दिया है तो हमें CF निकालना है। CF के लिए क्या करना होता है, 5 5 प्लस x, 20 5 25 प्लस x, 25 15 30 40 प्लस x, और 40 प्लस x प्लस y, और यहाँ पर 45 प्लस x प्लस y, ठीक है। ये हमारी संचयी बारंबारता है। अब हमें माध्यक भी दिया है और हमारे पास क्या दिया है, बारंबारताओं का योग, यानी ये हमारे पास कितना दिया है, 50 दिया है, ठीक है। यानी कि ये अगर हमारे पास 50 दिया है, कहने का मतलब, तो बाकी को हम तो जोड़ लेना, तो 20 5 25, ये टोटल 50 है, ठीक है। और जब हम इसको जोड़ते हैं तो 20 5 25 15 40 5 45, यानी x प्लस वाई प्लस 45 बराबर हमारे पास 50 आ दिया है। कितना दिया है, 50। यानी हमारे पास x प्लस वाई बराबर 45 उधर चला जाएगा तो 5 दिया है। कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। x प्लस वाई कितना दिया है, 5 दिया है। तो x प्लस वाई यहाँ से हमें मिल गया ना, तो जहाँ से x प्लस वाई मिलता है ये 45 हो गया, तो इसका मतलब ये कितना आएगा, 45, और ये कितना हो जाएगा, 45 5, ये हो जाएगा हमारा 50। बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब देखिए फिर माध्यक कितना दिया है ये, तो n/2 50 का मतलब 25, 50 का मतलब 25, तो 25 में ये x जुड़ा है ना, तो इसमें तो x जुड़ा है, इसका मतलब हमारा जो माध्यक वर्ग है वो ये है। तो CF हमारा ये होगा, ये हमारा CF है, ये हमारा F है, ये हमारा L है, ठीक है। तो माध्यिका के लिए क्या होता है, माध्यिका के लिए हमारी माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका बराबर हमारा होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे H, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर L कितना है बेटा हमारे पास, 20 प्लस n/2 कितना है, n/2 25 माइनस 5 माइनस x बटे 20 गुणे 10 बराबर माध्यिका कितना है, माध्यिका कितनी दे रखी है, 28.5, तो 28.5, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा, इससे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब जरा देखिए लघुत्तम लेंगे तो 28.5 बराबर 2 दूनी 40 प्लस 25 माइनस 5 माइनस x बटे 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 30 दूनी 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 1 17 और 2 दूनी 4 1 5 57, ठीक है। कितना बन जाएगा, 57 बराबर 25 20 40 यानी कि 60, समझ रहे हैं। अब माइनस x, तो x इधर ले आए, x इधर ले आएंगे तो x बराबर 60 माइनस 57, तो x बराबर हमारा 3 हो गया। कितना हो गया, x बराबर हमारा 3 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 3। फिर लिखेंगे ना, ये हमारा समीकरण 1 हमारा मिला था यहाँ, तो x की वैल्यू इसमें रख दोगे तो 3 प्लस y अब बराबर 5, तो ये y बराबर 5 माइनस 3 करोगे तो y हमारा
2 आ जाएगा। यानी x और y की वैल्यू x 3 हो गया और y 2 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? अच्छा, क्लियर। अब देखिए आगे, तो ये हमारा 4 नंबर हो गया। ठीक, आगे देखिए फिर तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या के अंकों का अंतर, अगर हम ये कहें इसमें, अगर हम इस सवाल में ये कहें कि इकाई जो है वो x है, दहाई जो हमारा है वो y है, तो जो संख्या बनेगी वो बनेगी 10y प्लस x, ये हमारी संख्या बनेगी। ठीक है, 10y प्लस x। फिर कह रहा है उलटने पर बनी संख्या, 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो अगर इसको उलट दें तो ये हमारी, ये इकाई बन जाएगी, ये दहाई बन जाएगी। तो उलटने पर जो संख्या बनेगी, उलटने पर जो संख्या बनेगी वो 10x प्लस y बनेगी। ठीक है, अब दोनों का योग क्या कह रहा है, दोनों का योग कह रहा है, तो पहली शर्त में क्या कह रहा है, पहली शर्ता अनुसार दोनों का योग 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर 66 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x प्लस 11y बराबर 66। 11 कॉमन लिया आपने तो 11x प्लस y बराबर 66, 11 छक्का 66। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, x प्लस y बराबर 6 आ गया। कितना आ गया, 6 हो गया। और यहाँ पर दूसरी शर्त में क्या दिया है, अंतर कितना है, अंतर x माइनस y बराबर हमारे पास है 2। x माइनस y बराबर कितना है, 2। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हम समीकरण 2 और 1 दोनों को क्या कर दे, जोड़ दें। तो हम लिखेंगे जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ोगे तो x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, ये कट जाएगा, 2x बराबर 8, तो 2 चौको 8, x बराबर 4, x हमारा 4 आया। ठीक है, तो x हमारा 4 आ जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, इसमें किसी में भी रख दो, तो एक में ही रख लो, तो 4 प्लस y बराबर 6, तो 4 उधर चला जाएगा तो y बराबर 2। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं कितनी हैं, हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, और ऐसी संख्याएं कितनी हैं, तो हमारे पास वो संख्या कितनी है बेटा, कौन सी संख्या हो जाएगी हमारे पास, जरा ध्यान से देखिएगा। तो x हमारा 4 है, y हमारा 2 है, इसका मतलब हमारी संख्या 24 या 42। ठीक है, ये संख्या हमारी हो जाएगी। ओके, कोई दिक्कत, 2 संख्याएं हैं 24 और 42। हाँ सर, आप देखिए फिर क्या कह रहा है, फिर बहुत अच्छा सवाल फिर से है, जरा इधर देखिएगा, मेरे पास थोड़ा सा जगह है, मैं इतने में कर दूंगा, आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। इसी में देख लीजिए, मैं कर लूंगा। एक नूरी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु। तो इन दोनों की आयु को आप x मान लो। ठीक है, इधर देख लीजिए, कहोगे माना नूरी जो है, नूरी की आप x मान लो, सोनू को आप y मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है 5 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो दोनों की पश्चात बात कर लेना, तो 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात बात करेंगे, तो 5 वर्ष पश्चात क्या होगा, जो नूरी होगी वो x माइनस 5 साल की होगी, जो सोनू होगा
वो y माइनस 5 साल का होगा। ठीक है, तो पहली शर्त में जो बात बनेगी वो क्या होगी, क्या है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। बड़ा कौन है, नूरी बड़ी है। ठीक है, तो 3 गुनी बड़ी है नूरी, बड़ी कौन है, नूरी बड़ी है, 3 गुनी बड़ी है। तो इसका मतलब x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। ये सोनू है, ये नूरी है। सोनू 3 गुनी बड़ी है तो सोनू को 3 का गुणा कर दे, नूरी चूंकि 3 गुनी बड़ी है सोनू से, तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण 1 तैयार हो गया। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, दूसरी शर्त में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 10 साल बाद यानी 10 वर्ष पश्चात अगर हम बात करें तो 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, ये पूर्व है, क्या है, पहले है, पश्चात यानी बाद में। तो x प्लस 10 ये नूरी है और y प्लस 10 ये सोनू है। ठीक है, तो दूसरी शर्त अगर हम रखें तो दूसरी शर्त में क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा भाई, नूरी x प्लस 10 है और बराबर अगर सोनू की y प्लस 10 करते हैं तो अभी भी नूरी 2 गुना है, यानी सोनू में 2 का गुणा करेंगे तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस 2y बराबर 10 उधर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए समीकरण 1 ये हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। घटाने पर तो x माइनस 3y और बराबर माइनस का 10, x माइनस 2y प्लस का 10। ठीक है, घटाएंगे, घटाने पर लिखेंगे बेटा, घटाने पर। ठीक है, तो जब घटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हमारा बन जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस हो गया। ठीक है, तो ये कट जाएगा और कटने के बाद ये 3 में 2 चला जाएगा, माइनस का y बराबर ये भी चेंज हो जाएगा तो 20 माइनस का। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 20, यानी सोनू कितने साल का है, 20 साल का। तो नूरी कितने साल की है, किसी एक समीकरण में रख दो, इसी में रख लें 2 में, तो x माइनस 2 गुणे 20 बराबर 10। तो x बराबर x माइनस 20 दुनिया 40 और इधर क्या है 10 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो x बराबर 50। ठीक है, नूरी 50 साल की है और सोनू 20 साल का है। ठीक है, तो नूरी जो है 50 वर्ष की है और सोनू जो है वो 20 वर्ष का है। ठीक है, इस तरह हमारा ये सवाल लग जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30-45 है। बेटा इधर ध्यान से देख लीजिए, मैं इधर बना रहा हूँ, ये मान लीजिए बहुमंजिल भवन है, ये बहुमंजिल भवन है। ठीक है, ये बहुमंजिल भवन है, बड़ा वाला है, बहुमंजिल भवन है। इधर शिखर से देखने पर 8 मीटर, इधर 8 मीटर ऊंचा भवन है, दोनों जमीन पर ही बने होंगे, इसकी 8 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और अवनमन कोण, तो जब इसके शिखर को यहाँ से देखा जाता है तो ये जो अवनमन यहाँ पर बनता है वो 30 बनता है, और जब आधार को देखा जाता है तो ये पूरा हमारा 45 बनता है। समझ रहे हैं? फिर क्या, यहाँ से हम समांतर रेखा खींच देंगे तो अवनमन कोण क्रमशः 30-45 बनते हैं। ठीक है, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 45, तो ये 8 है तो ये भी 8 है।
ठीक है। ज्ञात क्या करना है, बहुमंजिल भवन की, यानी कि पूरी ऊंचाई हमको, मान लो ये हमें पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इतनी 8 है, तो इतनी क्या हो जाएगी, h माइनस 8 हो जाएगी इतनी, ठीक है। तो पहले पूरी निकालेंगे, तो ये अगर हम, ये 45 है तो इसका मतलब ये 45 है, ये 30 है का मतलब ये 30 है, ठीक है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा देखें, तो मैं अगर यहाँ पर इसको रखे ले रहा हूँ, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जब आप त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज की बात करोगे, इस वाले त्रिभुज की बात करोगे, आप ABC मान लीजिएगा, तो जब आप tan 45 रखोगे, तो tan 45 में ये पूरा h हमने माना है, तो h बटे इसको x मान लो, क्योंकि दूरी भी ज्ञात करना है, तो h बटे x, यानी कि ये एक tan की वैल्यू 1 होती है, तो 1 h बटे x, यानी कि x बराबर हमारा h आएगा, ठीक है। x बराबर h आया, समीकरण 1 हो गया। अगले में जब बात करेंगे, तो जब हम tan 30 रखेंगे, ये वाले की वैल्यू, जब इधर देखिए, ये वाले की जब वैल्यू रखोगे, तो tan जब 30 रखोगे, तो tan 30 बराबर क्या होगा, वहां तक h माइनस 8 हमने लिया है, तो h माइनस 8 बटे x करोगे, भाई ये भी तो x होगा, ठीक है। तो x करोगे, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, तो h माइनस 8 बटे x होगा, ठीक है। x वहां चला जाएगा, √3 इधर चला जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, √3h माइनस 8√3, ठीक है। ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब ये भी x है, ये भी x है, तो 1 और 2 की जब तुलना करोगे, तो h बराबर हमारा √3h माइनस 8√3 आएगा, h इधर ले आओ, तो h माइनस √3h, ठीक है, या ऐसा कर लो, इसको प्लस का कर लो, तो ये इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा √3h माइनस h बराबर 8√3। बेटा मैंने 8 को उधर ले गए, मैंने इधर लिया है, h उधर लिया है, ठीक है। तो h हमारा ये कॉमन हो जाएगा, फिर से इधर देखिएगा, h हमारा कॉमन हमने लिया, h कॉमन लिया, तो क्या बन जाएगा, ये h कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बन जाएगा h, जब हमने कॉमन लिया, तो ये √3 माइनस 1, ठीक है, h कॉमन लिया, तो √3 माइनस 1, अब बराबर 8√3 आएगा, तो h बराबर हमारा आ जाएगा 8√3 बटे √3 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए, आप अगर यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, इसका परिमेयीकरण आप करा दो, तो h बराबर हमारा परिमेयीकरण कराएंगे, तो 8√3 गुणे √3 प्लस 1 होगा, ठीक है। अब बटे ये हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये h बराबर हमारा हो जाएगा, ये 3 माइनस 1 करोगे तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8√3, ठीक, और कोष्टक में √3 प्लस 1, तो अब बटे 2, 2 चौको 8, तो h बराबर हमारा हो जाएगा 4√3 और √3 प्लस 1, ठीक है। ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको और कुछ करना है तो 4×12 प्लस 4√3 ऐसे भी लिख सकते हो, कहने का मतलब h बराबर हमारा 3 करोगे 4×12 प्लस 4√3 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख दीजिए, यही हमारा आंसर है, नो प्रॉब्लम, कंफर्म, इस तरह आप कर सकते हैं। आगे देखेंगे, फिर क्या है, फिर कह रहा है भूमि के एक बिंदु, चलिए, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के, तो ये भूमि का कोई बिंदु है और 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पर 10 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है। फिर कह रहा है ये भवन है, ठीक, ये 30 अंश है यहाँ का, फिर कह रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, यहाँ पर एक और झंडा लगाया गया है इस तरह का, ठीक है, यहाँ पर एक झंडा लगाया गया है, लहराया गया, तो P से, ये P है, ये मान लो A है, ये B है, ये
सी है मान लो, ठीक है, लहराया गया है, जिसके शिखर का उन्नयन का कोण 45 अंश है। ये कितना है? 45, पूरा 45 अंश है, ठीक है। तो कह रहा है ध्वज की लंबाई और पी बिंदु से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो भवन है वो 10 मीटर ऊंचा है, ये तो 10 है, ठीक है, ये 10 है। इस झंडे को हम एच माने ले रहे हैं, कितना माने ले रहे हैं? एच माने ले रहे हैं। तो अगर हम इसको एच मानते हैं, जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इसको एच मानते हैं तो मैं क्या चित्र उधर बना लूं? यही चित्र आप ध्यान से देखिएगा, मैं उधर बना रहा हूं, ठीक है। ये हमारा ये भवन है, ये हमारा भवन है, इसकी यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर दी हुई है। भूमि पर एक बिंदु P है, यहाँ पर एक झंडा लहरा रहा है, ठीक है, ये झंडा। तो यहाँ का ये जो बन रहा है ये 30 बन रहा है, यहाँ का जो ये पूरा बन रहा है ये 45 बन रहा है। मैं झंडा को H मान रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हमने A माना, इसको B माना, इसको C माना। तो अगर मैं 45 वाला ले लूँ, ध्यान से देखिएगा, तो अगर मैं बड़ा वाला tan 45 लेता हूँ तो यानी कि h प्लस 10 पूरा तो जुड़ जाएगा, h प्लस 10, समझ रहे हैं, h प्लस 10, और इसको मैं x मान रहा हूँ तो ये हमारा x हो जाएगा। जरा उसमें देखो, दूरी भी पूछ रहा है क्या? भवन से दूरी भी ज्ञात कीजिए, बिल्कुल पूछ रहा है, तो x मान लो, तो x, तो यहाँ 1 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर h प्लस 10, ठीक है, बात समझ रहे हैं। दूसरी शर्त में जब मैं ये वाला 30 वाला ले रहा हूँ तो ये tan 30 हमारा आ जाएगा, तो ये 10 बटे x हो जाएगा, तो ये 1 बटे √3 बराबर 10 बटे x, तो यानी ये x बराबर हो जाएगा 10√3, ठीक है। कितना हो जाएगा? x बराबर 10√3 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो h कितना हो जाएगा? तो अब हमें झंडे की लंबाई निकालना है, तो हमें h निकालना है, तो h बराबर हम इसमें x की वैल्यू इसमें रखा दें, ठीक है, तो h निकल आएगा। तो ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो x क्या है? 10√3, अब बराबर h प्लस 10, 10 उधर ले जाएंगे तो 10√3 माइनस 10 बराबर h, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 10 कामन है, तो यहाँ √3 माइनस 1 बराबर h, ये हमारे झंडे की लंबाई है, ठीक है। और निकालना है आप तो √3 की वैल्यू रख के अपना कर लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत? आगे अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सरल होते हैं। फिर कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसके ऊपरी सिरा खुला हुआ है, सिरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, जिसमें प्रत्येक इतने सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं, तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या। अच्छा, बर्तन हमारा कुछ इस प्रकार का बता रहा है, इस प्रकार का बर्तन हमारा बता रहा है, ठीक है। अब इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और जो शीशे की गोलियां डाली जाती हैं, गोली, उसकी 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, कुछ डाली जाती है, मान लो यन डाली जाती हैं, तो आपको सीधा सा करना है, और पानी जो बह जाता है 1/4 भाग इसका बह जाता है जब गोलियां डाली जाती हैं। मान लो यन गोलियां डाली जाती हैं, तो गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई r³ होता है, और n गोलियां डाली गई हैं, इसका मतलब n का गुणा हो जाएगा, n गुणे 4/3 पाई r³, ये गोलियों का आयतन हो जाएगा, ठीक है। इसका आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, क्या होता है? 1/3 पाई r² h होता है, समझ रहे हैं। लेकिन 1/4 भाग, इसका 1/4 भाग, यानी इसका 1/4 भाग, 1/4 भाग करोगे, ठीक है, 1/4 गुणे 1/, तो ये देखिए 1/4 भाग,
इसका मतलब शर्त के अनुसार अगर हम बात करें, शर्तानुसार अगर हम बात करेंगे तो 1/4 मतलब 1/4 गुणे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन से जो शंकु से निकला हुआ पानी है उसका आयतन हो गया, बराबर जितनी गोलियां डाली गई हैं उन्हीं के अनुसार ये निकला है। इसका मतलब गोलियां मान लो n डाली गई हैं और गोली की जो गोले का आयतन होता है एक गोले का वो 4/3 गुणे पाई आर क्यूब होता है। पाई से आप पाई को काट दो, ठीक है। अब यहाँ पर जो आर है ये बड़ा आर मान लो और इसको छोटा आर मान लो, ठीक है, क्योंकि दोनों का की त्रिज्याएं अलग अलग हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से आप 3 को काट दो, ठीक है, बात समझ रहे हैं। 3 से आप 3 को काट दो तो ये कितना हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारा आर कितना है, आर हमारे पास जो दिया है वो लिखे रहने दो 1/4 गुणे, फिर क्या है, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमारे पास त्रिज्या 5 गुणे 5, ठीक है, और फिर गुणे एच कितना है 8 बराबर n गुणे 4 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5। बात समझ रहे हैं। कहने का मतलब 1/2 भी हम कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 1/4 गुणे 5×5 25 गुणे 8 बराबर n गुणे 4 है ना, गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, ठीक है। 2 से आप इस 4 को काट दीजिए और इस 2 से आप इसको 2 बना दीजिए और इस 2 से आप इसको 2 चौको 8 4 बना दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बचा n और यहाँ 25 चौको 100, यानी कितनी गोलियां हैं हमारे पास, 100 गोलियां। कितनी गोलियां, 100 गोलियां। बात समझ रहे हैं, इस तरह आप कर सकते हैं। आगे देखें आप, फिर क्या कह रहा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच के बर्तन है कि एक बेलनाकार आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई इतनी है 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास इतना। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन इतना है वर्ग सेंटीमीटर। जांच कीजिए उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है, ठीक है। अच्छा देखिए, बर्तन जो हमारे पास है वो गोलाकार है, ठीक है, सुराही है, अभी हमने पीछे बताया भी है आपको। ये बर्तन गोलाकार है, बर्तन की जो गर्दन है वो हमारे पास बेलन के आकार की है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा, तो बेलन के आकार की गर्दन जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो ये जो लंबाई है ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो व्यास है 2 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या जो होगी वो r, यानी कि अगर हम इसकी लंबाई, अगर बेलन की हम h, इसको h कहें तो h हमारा जो है वो अगर हम 8 कहें, r कहें हम 1, भाई व्यास 2 है तो r 1 है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास जो है वो 8.5 है। तो अगर मैं इसका r कहूँ तो 8.5/2 कहूँगा, ठीक है। व्यास अगर 8.5 है तो त्रिज्या 8.5/2 है, ठीक। भरी जा सकने वाली मात्रा। अब देखो, तो गोला और बेलन दोनों को जोड़ना है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, अब प्लस गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। समझ रहे हैं, बस आपको जोड़ देना है, लिख दो। तो 22/7 कोष्टक में आर कितना है, आर स्क्वायर, इसका कितना है 1 का स्क्वायर गुणे एच कितना है 8 प्लस 4/3 और यहाँ पर आर क्यूब यानी 8.5
बटे 2 गुणे 8.5 बटे 2 गुणे 8.5 बटे 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 22/7 और 8 प्लस, ठीक है, तो 2 से ये 4 कट गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब देखिए 8.5 8.5 8.5 का आप गुणा कर लें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो प्लस 8.5 8.5 गुणे 8.5 आप करेंगे तो इसका जो गुणनफल आएगा 614.125, कितना आएगा, 614.125 आएगा। ठीक है, अब बटे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। ठीक, आप क्या करेंगे, फिर इसको आप जोड़ लें। तो अच्छा, इसका मान आपको 22/7 नहीं रखना, यहाँ दिया हुआ है 3.14। ठीक है, ये आप ध्यान से रखिएगा। तो 3.14 आप यहाँ लिखिए और 8 6 48 क्या हो जाएगा, गुणे यहाँ आप कर लीजिए 8 6 48 प्लस 614.125 अब बटे 6। ठीक है, आप कर लीजिए। अब आप इसको जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखिए 3.14 गुणे, ये हमारे पास जब इसको जोड़ेंगे तो 662.125 आ जाएगा अब बटे 6। ठीक है, फिर ये हमारे पास बन जाएगा 3.14 गुणे कितना हो जाएगा, 110.35 110.35। ठीक है, और जब आप इसका गुणा कराओगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 346.51। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक, ओके, आप लोग करेंगे तो इसका मतलब 345 वर्ग सेंटीमीटर अगर उसने निकाला है, तो पहली बात तो यहाँ वर्ग सेंटीमीटर है ना, और आयतन पूछ रहा है तो यही गलत है क्योंकि ये घन सेंटीमीटर है। फिर हमारा 346.51 आया है और उसका 345 आया है। आप लोग करिएगा, ये यहाँ आप लोग और गहराई से देख लीजिएगा कहीं पर क्या कैलकुलेशन है, यानी कि गोले का आयतन और हमें बेलन का आयतन जोड़ना है। समझ रहे हैं ना, ओके। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप लोग और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आगे के वीडियो आपको डालते रहें। और अगर अच्छे से समझ आया हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और इस तरह के टॉपिक के जो वीडियो होते हैं उनको बहुत गहराई से आप लोग देखा करिए, समझा करिए, और हम इसी तरह के मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराते रहेंगे। जैसा कि जो कुछ भी होगा हम आपके पास ये वीडियो पहुंचाते रहेंगे समय समय। धन्यवाद।